मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है। द प्रेस हिंदी लगातार आपको इस उपचुनाव की पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर दतिया में मौजूद हैं और दतिया में चुनाव की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक दिन रहेंगे आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव के साथ। देखेंगे कि दामोदर यादव का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, वो कौन से मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं दामोदर यादव के साथ एक दिन के चुनाव प्रचार पर। आप बैठो, मैं आता हूँ एक इंटरव्यू बाहर देके। सर जी कैसे हैं? क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। बस आज चलेंगे आपके साथ में और देखेंगे कि आपका कैंपेनिंग कैसा चल रहा है। तो दामोदर जी के कैंपेन की शुरुआत हो रही है और हम उनके साथ आज दिन भर रहेंगे। सबसे पहले वो यहाँ आए, उनके जो पूर्वज हैं उनको प्रणाम किया, भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसको प्रणाम किया और अब हम चलेंगे कैंपेनिंग की ओर। ये आपका रोज का यही नियम है कि आप रोज का रूटीन है, चुनाव का ही नहीं हमेशा का। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो भारतीय संविधान के निर्माता जो उनको हम बाबा साहब कहते हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और हमारे देसी भाषा में हमारे दादाजी को भी बाबा कहा जाता है। तो हमारे दादाजी हैं, हम उनको भी अपने लिए ये मानते हैं कि हमारे ऊपर हमेशा उनका प्रेम लाड़ स्नेह रहा है और उनसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है। तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, फिर घर से बाहर निकलता हूँ। तो आज की जो कैंपेनिंग है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए कि कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं, किस तरीके का आपका आज का पूरे 291 पोलिंगों से एजेंट जो हमारे कार्यकर्ता साथी बनेंगे उनका सम्मेलन रखा है अभी सबसे पहले तो कार्यालय में, और उनको संबोधित करने के बाद दतिया शहर का जो बाजार का जो जनसंपर्क है वो भी लगभग 1-2 घंटे चलेगा। तो पूरे बाजार में जनसंपर्क है। फिर रात में 3 जगह सभाएं हैं दतिया शहर के अंदर। तो आज की कैंपेनिंग इस प्रकार रहेगी जी। तो ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं, इस कैंपेनिंग का हिस्सा बनते हैं। आइए। तो हमारी कैंपेनिंग की स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस चुनाव के जो चर्चा के लिए हैं दामोदर जी के साथ में, और हम एक एक करके उनसे जो है चर्चाएं कर भी रहे हैं। उनके क्या असर हैं चुनाव में, मतदाताओं के बीच में उनके क्या असर हैं, ख़ासतौर से उनकी अपोजिशन की जो पार्टियाँ हैं उनको लेकर किस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो उनकी है। ये सारी बातें हम दामोदर जी से चर्चा करें। दामोदर जी, मैं एक विषय, इससे पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने एक विषय उठाया चंद्रशेखर जी का, जो पार्लियामेंट में रात भर बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके नीचे वो बैठे रहे छात्रों के हित के लिए। इस पूरी घटना को और दतिया में जो युवा हैं, जो मतदाता हैं, ख़ासतौर से वो मतदाता जो इस उपचुनाव में पहली बार वोट करेंगे, उनके बीच भी आप गए होंगे, उनसे भी राय ली होगी, कैसा उनका रुझान है? बहुत अच्छा रुझान है। असल में नौजवान जो है वो किसी पार्टी भक्ति में रहना पसंद नहीं करता। वो ये देखता है कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है, हम सिर्फ उसी को अवसर देंगे। और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, आप रात भर कह रहे हैं, वो लगातार 3 रातें उनको हो गई हैं। और जिस दिन लाठी चार्ज हुआ उसी रात से जाके वो बाबा साहब के नीचे बैठ गए थे स्टेच्यू के सदन में। धूप, बरसात, पानी सब कुछ आया लेकिन वो वहाँ से नहीं हटे। तो ये मैसेज है युवाओं में कि चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के अंदर वो नेता हैं जो ये लड़ाई को लड़ेंगे। और मध्य प्रदेश में लोग हमको बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। दतिया के चुनाव से इसकी शुरुआत हुई है, तो नौजवानों में रोष है सरकार के प्रति, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रोष वोट में भी बदलेगा और सरकार को भी बदलने का काम करेगा। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पे, कुछ छात्र थे, उनकी अपनी मांगें थी, एक पेपर जो लीक का विषय था वो था, उस विषय को लेकर उन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा होना चाहिए। पहले सोनम वांगचुक उससे जुड़े, फिर एक पार्टी है कॉकरोच पार्टी, उसके कुछ लोग थे। बट धीरे धीरे हमने देखा कि ये एक बड़ा जो यूथ है, और उसमें सिर्फ युवकों की बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी युवतियाँ भी उसमें हैं, लड़कियाँ भी उसमें हैं, उस आंदोलन में। तो सिर्फ ये कहना कि ये किसी से प्रभावित है
क्योंकि लड़कों के बारे में आमतौर पर ऐसी राय रहती है, बट उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ युवक युवती या स्टूडेंट्स का नहीं, जो पूरे देश का जो यूथ है उसका आंदोलन बन गया है ये? निश्चित रूप से ये यूथ का ही आंदोलन है और कोई किसी से प्रभावित नहीं है। ये नैरेटिव गवर्नमेंट के द्वारा सेट कराया जाता है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा वो धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है, और ज़्यादा बोलेगा तो उसको देशद्रोही बताते हुए दूसरे देश का एजेंट बता दिया जाता है, विदेशों से फंडिंग बता दी जाती है। ये एक बहुत आसान तरीका है किसी भी विरोध करने वाले, आंदोलन करने वाले व्यक्ति की छवि को खराब करने का। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महिलाओं को लाठियाँ उनके गुप्त अंगों तक मारी गई, कहने में तक पीड़ा हो रही है और कष्ट हो रहा है कि, और जो बच्चियां हैं क्या बोलते हैं, नारा क्या देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किससे बचाएं? तुम्हारी पुलिस से? कपड़े फाड़ दिए बच्चियों के वहाँ पे, क्या बेआबरू कर दिया न बच्चों को, किस तरीके से वहाँ पे मारपीट की, कईयों के सिर फाड़ दिए, क्या नहीं किया। आप देखिए, ये शर्म की बात है। मतलब मुझे नहीं मालूम कि इमरजेंसी लगी तब क्या स्थिति थी, मैंने नहीं देखा या मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ या जब से मैंने होश संभाला है पिछले 30 साल में, कभी भी ऐसी स्थितियाँ नहीं बनी देश में इतनी बुरी जितनी स्थितियाँ आज हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जी भी लड़ाई लड़े, वो भी ठीक है, हम लोग भी लड़ रहे हैं। पूरे देश आक्रोशित है, पूरे देश का युवा आक्रोशित है, और दतिया का युवा भी आक्रोशित है, और दतिया का युवा भी वोट की चोट से बदला लेगा। दतिया की बात आपने की, दतिया में एक विषय मैं आपकी सभाओं को भी सुन रहा था, आपने अपनी जो सभाएं हैं उसमें एक विषय उठाया जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। उस मुद्दे को भी आपने कहा कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लेकर भी आप जो है, जो भी कानूनी बात हो सकती है या उसकी आप पक्षधर हैं। इस बारे में आपकी मैं जानना चाहता हूँ क्या राय है, और दतिया के मतदाता भी जानना चाहते हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण को देने में कोई भी टेक्निकली रुकावट नहीं है, ना कोर्ट की तरफ से ना कानूनी रूप से, सिर्फ सरकार की मंशा नहीं है देने की। भले ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डंके की चोट पे दूंगा, लेकिन वो डंका तो बज नहीं पाया आज तक। तो ओबीसी का आरक्षण नॉट ओनली उन 27%, बल्कि 1931 की जनगणना के हिसाब से 52% ओबीसी की काउंटिंग है मध्य प्रदेश में। तो 52% ओबीसी को आप आरक्षण मिले, लेकिन फिलहाल जो 13% होल्ड अभ्यर्थी हैं उनका होल्ड हटना चाहिए। उसको लेके हमारे ओबीसी महासभा के साथियों ने परसों आंदोलन किया। मैं चुनाव की वजह से नहीं जा पाया, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि दतिया का चुनाव निपटते ही, और मुझे एमएलए बनने का अवसर दतिया की जनता देती है तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, मैं पैदल यात्रा करूंगा दतिया से लेके भोपाल मुख्यमंत्री के निवास तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि लाखों की संख्या में लोग जाएंगे, और स्थायी रूप से जैसे जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, उससे भी बड़ा आंदोलन भोपाल के अंदर ओबीसी के आरक्षण को दिलाने के लिए और प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए किया जाएगा। लेकिन इस विषय पे तो देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में क्रेडिट का वॉर चलता है। कांग्रेस कहती है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब हमने दिया, बीजेपी कहती है कि इन्होंने सही से नहीं दिया इसलिए लागू नहीं हो पाया। तो पूरा क्रेडिट तो उधर है। अगर लागू हो गया तो बीजेपी कहेगी हमने कराया है, नहीं हुआ तो उसका ठीक रहा कांग्रेस के ऊपर है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कमलनाथ जी ने उस फाइल पर दस्तखत किए थे, और कमलनाथ जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो सच्चाई उसको स्वीकार करना चाहिए। ओबीसी के कमलनाथ जी के पहले 3 मुख्यमंत्री दीदी बन गई थी, गौर साहब बन गए थे, मामा बन गए थे, लेकिन नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इसीलिए मोहन यादव जी भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने, हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट उनसे की थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए तुरंत फाइल पे साइन कर दिए। इवन कैबिनेट की बैठक भी बाद में हुई और बाद में उन सारे मंत्रियों की उस पर सहमति हुई, लेकिन लागू नहीं हो पाया इसलिए कि हाँ, कहीं ना कहीं मंशा में कुछ कमी तो थी। अगर कुछ कमी नहीं होती उसको प्रॉपरली करते, और उसके बाद उन्हीं की गवर्नमेंट में जब ऑब्जेक्शन हो गया तो फिर कोर्ट में ताकत से क्यों नहीं लड़ा। तो ये कमी तो रही होगी, लेकिन ये नूरा कुश्ती है, दोनों की अपनी आपस की लड़ाई है। सीधी बात है, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों देना चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या है। कोर्ट ने तो स्वयं पूछा कि आप आरक्षण देना चाहते हो तो आपको मना किसने किया है, क्यों रोक रखा है, क्यों कोर्ट आए हो, क्यों कोर्ट में लड़ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि देने की इच्छा नहीं है, और वो हम हलक में से खींच के लाएंगे। वो दामोदर यादव, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद और हमारा एक एक सिपाही लड़ेगा ओबीसी की लड़ाई, और 13% होल्ड भी हटवाएगा और 52% ओबीसी को आरक्षण भी दिलवाएगा। अच्छा, एक विषय पॉलिटिकली जो अब एक नया विषय खड़ा हो गया, आपके जो पहले घोर प्रतिद्वंदी जिनके लिए कहा जा रहा था, कई तरीके की बातें हो रही थी, उनका मैदान से हटना, यानी कि नरोत्तम मिश्रा का, और आशुतोष
तिवारी का मैदान में आना बीजेपी की तरफ से, आपको क्या लगता है कि इस परिवर्तन ने इस चुनाव की दिशा को कहाँ मोड़ दिया है? यहाँ मोड़ दिया कि मेरी पहले टकराहट जो होनी थी वो नरोत्तम मिश्रा जी के साथ होती। मैं मानता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा एक मजबूत कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो, ना कि चुनाव जीतने की दृष्टि से। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा जी के जाते ही जो बीजेपी के प्रत्याशी आए हैं तो उनको अपने परिचय के मोहताज हैं, वो अभी चिनार पहचान करते घूम रहे हैं कि मैं आशुतोष तिवारी हूँ, मैं आशुतोष तिवारी हूँ। और नरोत्तम मिश्रा जी का एक निश्चित रूप से 15 साल में हर गांव में एक टीम तैयार और उनका गुट तैयार हुआ था। तो अब बीजेपी बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पहले मैं सोचता था कि सेकंड पोजीशन पे बीजेपी रहेगी ही रहेगी, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस आपस में उलझ रहे हैं कि कौन सेकंड पोजीशन पे रहेगा। ये हमारा भी आकलन है, खुफिया विभागों का, इंटेलिजेंस का भी आकलन है। और अगर मीडिया गांव के आखिरी छोर तक जा पाएगी तो मीडिया को भी यही समझ में आएगा। अच्छा, टिकट कटने के बाद नरोत्तम जी से कोई बातचीत आपकी हुई है अभी तक? नहीं, नरोत्तम जी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने देखा था वो बयान, वो कह रहे थे हमारे 30 साल पुराने संबंध थे, अभी भी अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं, उनके जीवन के लिए, उनके राजनीतिक अगर कोई कैरियर उनका उनकी पार्टी बनाती है, क्योंकि और किसी पार्टी में तो वो जाएंगे नहीं, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो किसी और पार्टी में उनका भविष्य भी उतना अच्छा नहीं होगा। तो मेरी ना ही उनसे कोई बात, मेरी राजेंद्र भारती जी से बात होती रहती है लगातार। और नरोत्तम जी के जो ओबीसी विचारधारा के या संविधानवादी विचारधारा के जो लोग थे उनके साथ, वो ऑटोमेटिकली मेरा साथ दे रहे हैं। नरोत्तम जी ने कहा है नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं कहा होगा क्योंकि वो अपनी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। और राजेंद्र भारती जी और मेरी तो एक ही टीम थी, तो 90% वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम लोग और ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ जो कुछ हुआ राजनीतिक तौर पे, क्योंकि आप तो दतिया की नब्ज़ को बहुत अच्छे से समझने लगे, यहाँ की राजनीति भी समझते होंगे, ऐसा क्या हुआ होगा कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट ऐन वक्त पे काट दिया गया? ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ की पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे दिया, जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा, यानी कि बीजेपी जो कहती है कि भाई हम तो जिलाध्यक्ष को पूछ पूछ के सब कुछ करते हैं, सबको अंधेरे में रखा गया। कोई वजह आपको लगती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की जो लड़ाई है उसका वो शिकार हुए होंगे, या फिर दिल्ली की राजनीति की जो लड़ाई है, दोनों ही उसमें कारण हो सकते हैं। प्रदेश का नेतृत्व तो एक नया कॉम्पिटिटर चाहता नहीं था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा टॉप 5 लीडरशिप में है मध्य प्रदेश के अंदर। तो थे अब रहेंगे कि नहीं वो पार्टी जाने उनकी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो बन जाते तो उनको मंत्री भी बनाना पड़ता। और नरोत्तम मिश्रा शांत बैठने वाले प्राणी भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर हाथ पैर चलाते कि मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं, इसके लिए भी वो हाथ पैर चलाते। तो यहाँ प्रदेश की राजनीति ने तो उनका शिकार किया होगा सो किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के बीच में कॉम्पिटिशन है, उस चक्कर में भी उनका नुकसान हुआ है। जैसे जैसे इसमें मैं बता रहे हैं लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ पत्रकार साथी भी बता रहे हैं मुझे, दिल्ली के जो मेरे मित्र हैं, कि बिहार के चुनाव के कारण भी इसमें असर पड़ा है। बिहार में जो नितिन नवीन जी की सीट पे अमित शाह जी ने उनके कैंडिडेट को काट के टिकट बदल दिया, तो उन्हें भी ये मौके पे चौका लगाने का काम कर दिया। और प्रदेश तो नेतृत्व विरोध में था ही उनके। अच्छा, आप जनता के बीच जा रहे हैं, हम भी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने भी की है और लोगों से यहाँ बात भी कर रहे हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दामोदर यादव ने यहाँ पर आकर राजनीतिक तौर पर इस पूरे चुनाव के समीकरण को त्रिकोणीय तो बना दिया है। भले ही इसमें ये कहा जाए कि वो अभी आए हैं या नई पार्टी है, बट ये मुकाबला अब त्रिकोणीय है। इन त्रिकोणीय मुकाबलों में आपको क्या लगता है कि पब्लिक के बीच में, क्योंकि जो यहाँ का समीकरण है उसमें ओबीसी वोटर भी हैं, एससी वोटर भी हैं, ब्राह्मण वोटर भी हैं या सवर्ण वोटर भी हैं कहें, इन तीनों को आप अपने फेवर में करने का कौन सा फार्मूला लोगों को बता रहे हैं कि आप जो केटली है उस पर अपनी? देखिए, ये चुनाव अभी तक कभी दतिया में सामाजिक न्याय के मुद्दे पे नहीं हुआ, ये पहला मौका है। और आप देखिए, इत्तेफाक ही इसको कहेंगे, प्रकृति की देन कहेंगे कि हमारे सामने दोनों ही कैंडिडेट, जब मैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ तो दोनों ही कैंडिडेट नॉन रिजर्व कैटेगरी के आ गए हैं। और 2.25 लाख वोट में से 2 लाख वोट रिजर्व कैटेगरी के लोगों के हैं, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी भी है। तो अब ऐसे में ये जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो बहुत प्रबलता से प्रभाव दिखाई
दिख रहा है। उसके साथ साथ मान्यवर कांसीराम साहब हमारे जो आदर्श नेता हैं वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सांपनाथ है तो नागनाथ है, और इनको जब भी कुछ देने का अवसर मिलता है तो ये पिछड़ों और दलितों को कभी नहीं देते। तो वो बात भी सिद्ध हो गई है। ये दोनों बातें लोगों के दिमाग में घर कर रही हैं। इसके साथ साथ यही मुद्दा है जो अब चंद्रशेखर आज़ाद जी युवाओं के मुद्दे पर दिल्ली में लड़ रहे हैं और वहाँ लाठियाँ चलाई जा रही हैं, तो सरकार से युवाओं की नाराज़गी। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है मेरे भाई कि इस दतिया के अंदर 18 साल में एक फैक्ट्री, एक रोज़गार की व्यवस्था नहीं हुई, 18 लोगों को रोज़गार नहीं मिला। तो जब मैं ये पूछ रहा हूँ नौजवानों से कि तुम 4-4 डिग्रियां करके और 5,000 रुपये ठेले पे कमा रहे हो, क्या इसको सोच के तुमने प्लान किया था या तैयारियां की थी? तो उन सब में आक्रोश है। तो इन सारी चीज़ों के कारण, और रही बात नई पार्टी की, तो पार्टियां तो नई नई आती ही हैं शुरू में, लेकिन जब उनको जगह मिलती है तो वो अपना स्थान बनाती हैं, और वो जगह इस बार दतिया में मिल रही है। और दतिया का चुनाव सिर्फ दतिया के लिए नहीं है, 2028 में मध्य प्रदेश की राजनीतिक दिशा तय करेगा। कांग्रेस की जो बौखलाहट है खासतौर पे जीतू पटवारी वगैरह की, वो इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि ये दामोदर यादव सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये पूरे प्रदेश में घूमेगा और पूरे प्रदेश में घूम के नई ताकत को खड़ी करेगा। मैंने आपके सोशल मीडिया हैंडल को देखा, एक फ़ोटो पोस्ट हुई कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल से दतिया आ रहे थे, ट्रेन में एक सीट पर बैठे हुए थे। वो फ़ोटो खिंची और वायरल हो गई। मैंने देखा आपने उसमें लिखा कि दरअसल ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं, कार्यकर्ताओं को लड़ाते रहते हैं और देखिए एक साथ होके वो आ जाते हैं। ये आपको क्यों लगता है कि वो एक साथ ट्रेन में बैठ गए, साथ में आ गए, तो फिर वो एक हैं? दरअसल पीछे अंदर की लड़ाई जो है वो नूरा कुश्ती, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो है। देखिए, ऐसा है कि जब एक कोई 28 साल का लड़का यात्रा निकालता है गैर संवैधानिक मांगों को लेके, धीरेन्द्र शास्त्री जिसका नाम है, तो बीजेपी उसका समर्थन करती है और कांग्रेस भी उसका समर्थन करती है। एक गैर संवैधानिक मांग है जिसको लेके मैं विरोध करता हूँ, लेकिन ये दोनों दल एक फ्रंट पे वहाँ खड़े दिखाई देते हैं। डबरा के नवग्रह मंदिर में 10,000 करोड़ की ज़मीन का घोटाला सीधा सीधा हुआ, उस पर मैं लड़ाई लड़ता हूँ और बीजेपी वाला बनाता है और कांग्रेस वाले दर्शन करने जाते हैं, वो भी वहाँ बैठे दिखाई देते हैं। ऐसे मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी आरक्षण का भी जो मुद्दा है, एक दूसरे पे बस आरोप प्रत्यारोप करके बस बेवकूफ़ बनाने का काम ओबीसी के लोगों को कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उतर के कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कांग्रेस चाहे तो एक दिन का बंद बुला ले पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे, तो तब भी नहीं, तब भी हम ही लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो मुद्दा आधारित मैंने बात की कि मुद्दों पर बड़े से बड़े मुद्दे आते हैं, लीडर अपोजिशन मध्य प्रदेश हो या पीसीसी चीफ हो या एक्स सीएम हो, ये सारे लोग बस मुद्दों को छू के और भाग जाते हैं, और बस मुझे तो लगता है मुद्दों को छू के फिर मैनेज हो जाते हैं, उधर से ऑफर आता होगा और मैनेज हो जाते होंगे। यही बात मैं उठाता था, लेकिन वो जब ट्रेन में बैठे तो मुझे बहुत विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उस ट्रेन में डिस्कशन में लगभग 1.25 से 1.5 घंटे ये बात हुई है कि दामोदर यादव को कैसे रोका जाए। तुम्हें जीतना है तुम जीत जाओ, हम जीत जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दल को तो खड़ा मत होने दो, इस पर बात हुई। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र किया, क्या वजह लगती है कि दामोदर के डर से वो इस चुनाव में नहीं आ रहे हैं कि नरोत्तम हट गए इस डर से अब चुनाव में नहीं आ रहे हैं? शायद दोनों ही कारण है, दोनों ही कारण। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं, एक कैंपेनिंग हमारी जारी है, देखेंगे कि दामोदर यादव किस तरीके की कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो बाहर जो हजूम है वो आप इस वक्त देख सकते हैं। जो बैठे हैं इनका, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी बोलिंग पर तो तुमको ही लड़ना है, तो जोश कितना है वो थोड़ा सा टेस्ट करना जरूरी है। बोलो जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, तोमर साहब जिंदाबाद, दतिया की जनता जिंदाबाद, गांव गरीब किसान जिंदाबाद, बेरोजगार नौजवान भी जिंदाबाद, माता बहनें जिंदाबाद। सोनू गौतम अगर ये लोग मेहनत नहीं करते तो जो मीडिया दिखा रही है मजबूरी में दिखा रही है, ऐसे तो अपना दिखाती नहीं मोदी मीडिया, लेकिन आजकल उन्हें मजबूरी में ये दिखाना पड़ रहा। पहले तो कह रहे थे दामोदर किसके वोट काटेंगे, कांग्रेस के बीजेपी के। मैंने कहा उनके बाप के हैं वोट, सब काट रहे हैं उनके। भाई जनता स्वतंत्र है, भारतीय संविधान है,
तो इसमें कोई बात ही नहीं है वोट काटने की। अब कहने लगे कि त्रिकोणीय संघर्ष है, और ये कल से कहने लगेंगे कि आजाद समाज पार्टी दतिया में जीतने वाली, कल से कहेंगे। तो ये जो हमारे जिले की टीम है, जिले के जो नौजवान हैं, इनने रात दिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि रामकिशोर यादव जी या मंसूरी जी, ये तो हमारे पुराने साथी हैं, रावत जी हैं, सोनी जी हैं, लोधी जी हैं, ये तो खैर 20 साल से हमारे साथी, लेकिन ये लड़के तो अभी 20 महीने से ही साथी बने, 20 महीने भी नहीं हुए, लेकिन इनने इतनी मेहनत की कि ये केशव यादव से, मेरे छोटे भाई से बड़ी भूमिका ये सारे जिले के नौजवान साथी निभा रहे हैं। इसलिए मुझे गर्व है इन लोगों पे, और एक बात कहूंगा कि तुम लोग शासक बनने वाले हो, और जब शासक बन जाओगे तो तुम्हारे आगे पीछे कलेक्टर्स भी घूमते दिखाई देंगे, ये भी दामोदर यादव कह रहा। तो मेरे भाइयों, सारी बातें तो आदरणीय तोमर साहब बीच में रखेंगे, मैं तो आज सुनने आया। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जो मार्गदर्शन आपको मिले पोलिंग बूथ के एजेंटों को, अपने कार्यकर्ता साथियों को, आप पोलिंग बूथ के एजेंट नहीं हो। एजेंट शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, जाने क्यों? क्योंकि मेरी लड़ाई चलती रहती है धर्म के एजेंटों से, पंची वाले बाबाओं से, तो एजेंट शब्द मुझे पसंद नहीं आता। तो इसलिए एजेंट की जगह तुम पोलिंग बूथ के पहरेदार हो, पहरेदार। जैसे आज देश के युवाओं के भविष्य के पहरेदार अगर कोई बना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बने हैं, कोई दूसरा नेता नहीं बना। इस दतिया से भय मिटा के, भ्रष्टाचार खत्म करके, गांव गरीब किसान मजदूर माता बहन नौजवानों को हक देने के लिए और उनके हक अधिकार के लिए अगर किसी को पहरेदार आप बनाना चाहते हो तो अपने भाई दामोदर यादव को बना दो, पूरी ताकत से पहरेदारी करेगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब तुम पोलिंग बूथ पे पहरेदारी ठीक से कर लोगे। दतिया में इस वक्त दामोदर यादव की एक सभा हो रही है, और उस सभा को सुनने के लिए कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंच पे दामोदर यादव का जो भाषण है वो चल रहा है, और कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं दतिया में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर। भैया काय के लिए आए हैं दरअसल? जी देखो, एक तो हम स्टूडेंट हैं, और दूसरा हमारे जो आगे पढ़ाई है उसके लिए बहुत सहायतामंद होंगे, और सब किसान भाइयों के लिए अच्छे काम करेंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। कौन करेंगे अच्छा काम? दामोदर भैया जी हमारे। और कौन करेंगे? और करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि हमने आगे भी पहले और पार्टी देख ली, उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना एजुकेशन में फ़ायदा है, ना पढ़ाई लिखाई में, किसी भी चीज़ में फ़ायदा नहीं है। इसलिए एक पार्टी और हम सपोर्ट में हैं पूरे, समझ रहे, इसलिए तो हम चाहते हैं कि बने बिल्कुल। हाँ, दामोदर दादा कह रहे, यहाँ नरोत्तम दादा भी तो थे और है में बहुत फर्क होता है। जो चला गया सो चला गया, और आने वाला वक्त आएगा तो चला गया तो चला गया। वहाँ चले गए वो, जहाँ उनको जाना था वहाँ चले गए। तो मतलब इसीलिए अपने ये वाले दादा पकड़ लिए क्योंकि नरोत्तम दादा नहीं है। हम पहले से ही उनको मतलब मानते नहीं थे। हाँ, हमने मतलब कोई दूसरी पार्टी में गए ही नहीं है, सही बात ये है, कभी नहीं गए। दामोदर साथ जुड़े। हाँ, मतलब पहली पार्टी यहीं से जुड़ी है हम, वरना वैसे किसी की भी पार्टी में गए नहीं है। ये बताओ कि आप तो युवा हैं, ये जंतर मंतर में जो कुछ हुआ है, लाठियाँ चली हैं, उनके बारे में पता है? हाँ पता है, हमने देखा है, फ़ोन पे देखते हैं। क्या देखा आपने? हमने देखा कि वो नीट का पेपर है वो लीक हो गया ना, उसी वजह से हो रहा है कि एक तो मोदी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं अपने उनके लिए लाठीचार्ज अलग कर रहे हैं, अगर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस है वो अपनी लाठीचार्ज कर रही है। ये क्या बात हुई? मतलब स्टूडेंट है तो उनका साथ दो, आप भी सरकार हो, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी साथ क्यों नहीं दे रहे आप? तो मतलब उनके अपोजिट कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि स्टूडेंट भी तो पत्थर बरसा रहे हैं, ये भी तो चला। नहीं तो वो तो बरसाएंगे, जब उनने पहले पेपर दिया है, पर उनको लीक क्यों किया आपने बताओ? जब अपन हम मेहनत करेंगे और आप गलत करोगे तो हमें गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? शान है हमारी, शान। हाँ, कैसे? बाबा साहब बदौलत है जी, शान है हमारी। नीला झंडा, नीली तौलिया, शान है हमारी। हाँ। वोट बन गया तुम्हारा? नहीं, अभी नहीं। वोट बना नहीं है और चुनाव की रैली में हाँ तो आ गए ना, हमारे साथ है वो, इसलिए हम आए हैं।
क्या माहौल चल रहा है दतिया में? बढ़िया माहौल चल रहा है, भैया जी का साथ है बस। क्या क्या खासियत है दामोदर यादव में? आपको क्या लगता है कि ये नेता जो बने हैं वो किन बातों को बोल के जनता के बीच में उस आधार पे बने हैं? वो किसानों के लिए लड़े हैं और हर मतलब हर दलितों के लिए और किसानों के मसीहा आए हैं हमारे बीच। अभी तो बैठे हैं बहुत सारे लोग। अब ये काय हाथ ला रहे हैं अपन? वो तिवारी है ना, उनको नहीं जानते हम। किन्हें? वो भाजपा की प्रत्याशी। अच्छा, वो पूछ रहे हैं मंच से कि नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं, अभी तक देखे ही नहीं हमने। अपन लोग नहीं जानते हैं आशुतोष तिवारी कौन है। किन्हें जानते हैं? हम भैया दामोदर यादव जी को जानते हैं, इसके आगे किसी को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की रिएक्शन है। हाँ भैया आओ, इनसे थोड़ी बात करो। हाँ भैया बता, बहुत देर से आप देख रहे थे, किन की सभा देख रहे हैं अपन? दामोदर यादव के। दामोदर यादव, मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैंने आज तक नहीं दिया मैंने। तो आज दे दो। अरे चुनाव, जे भी तो पहली बार विधायक बनेंगे अगर। हाँ हाँ, विधायक तो बनेंगे, पर एक बार मौका भी तो मिले तभी तो जनता उनका संग देगी, इसलिए तो वो बनेंगे विधायक। हाँ, अच्छा ये बताओ कि क्यों जनता दामोदर यादव को वोट देगी? इसलिए दे रही है कि आज तक उनको लड़ते लड़ते इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक आपने अगर दो साल के लिए उनको बना दिया तो उनका भी जलवा देख सकते हो ना। अगर वो जलवा नहीं दिखाएंगे तो आप उनको नहीं जिताना, सिर्फ 2 साल के लिए बनाकर तो देख सकते हैं क्या? तो जलवा देखने के लिए विधायक बनाया जाता है कि समस्याओं को निपटाने के लिए विधायक? समस्याओं को निपटाने के लिए बनाया जाता है, वो समस्या देखेंगे एक से एक। हाँ, और बाकी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस वो भी सही है, पर एक बार इनको भी मौका मिलना चाहिए भैया। हाँ, एक किसान नेता है, किसानों के लिए लड़ता है। जो भी क्रेशर है, लाइट है, वो इन्हीं की देन है। नहीं आज हमारी फसल नहीं होती तो हम क्या करते बताओ। तो ये जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं दतिया उपचुनाव का। लोगों के बीच भी जा रहे हैं, दामोदर यादव से भी बात कर रहे हैं और जो समीकरण है उनके बारे में भी आपको बता रहे हैं। ये सफ़र अभी जारी है, हम और भी जो पहलू हैं चुनाव के उनको छुएंगे और आप तक पहुंचाएंगे और फैसला फिर आपको करना है कि आखिरकार वोट किसे देना है। तो आप बने रहिए द प्रेस हिंदी के साथ। तो आप बताओ दादा, कहाँ पर आए हुए हैं आप इस वक्त? दतिया। एक जोर से बोलो ना। दतिया अच्छा, काय के लिए आए हैं? दामोदर नेताजी के लिए, जो हाँ व्यवस्था करने, वोट मांगने के लिए। हाँ। क्यों वोट क्यों मांग रहा है दामोदर के लिए? अच्छे नेता है। हाँ, का अच्छा ही है उनमें? बहुत अच्छा है, हर बात की अच्छा ही है। जैसे कि वे खाद की ज़रूरत पड़े तो खाद दिलवा दें, पानी की ज़रूरत पड़े तो नहर छुड़वा दें, और जिस बात की ज़रूरत पड़े कोई नेतागिरी की तो भी आगे समझ चला दे कि चलो। तो खाद तो सरकार देती है कि दामोदर देते हैं? सरकार देती है, आज सरकार ने तो मारे डाली खाद तरफ से। हाँ, सरकार ने कुछ नहीं। जो होगा कि कहीं बिल्ले के कूपन कटा दो, कोई इंदिरागढ़ का काट दे, में दतिया में ज़रूरत बैठी, हमें दतिया में चज्जित, और इंदिरागढ़ वाले को ज़रूरत है, इनको दतिया से लेके जाने पर रहा, उल्टी हो रही। तो इस बार लग रहा है कि निकल जाएगी क्या? हमारी तो 100% है कि अक्खड़ जितवाएं हम तो। हाँ, पूरे वोट भी दे हैं और दुआ है भी आगे से। चलो, जाबेर तो दामोदर लड़ रहे, जहाँ से पहले जब चुनाव हो तो तब कहाँ पे लगाई थी? तब दामोदर को यहाँ दामोदर दतिया से थोड़ी लड़े थे, सेवड़ा से। हम तो दतिया की कह रहे हैं। आप दतिया से लगी थी, जब पहले लग गई हुई जिसको लगाई हुई थी। आप बताओ दादा क्या कह रहे हैं? हर चुनाव में साथ में रहे उसके और रहेंगे। अब उसके कारनामा बढ़िया है, सबसे अच्छे हैं सब पार्टियां, ना कि कांग्रेस के हैं ना जनता के हैं। सबके संग में हित करता है, हर आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की मदद करता है, तो उसके ही रहेंगे। हम तो उस पार्टी के हैं हमेशा से, उसी के, और उसी के गुण गाते हैं, उसी का प्रचार है बहुत कर रहा। हम लोधी समाज से हैं। हाँ, हमने है तो बहुत अच्छे वोटों से हमने पोलेंगे जिताई उसे हर चुनाव में। हम तो भरपूर साथ देंगे सब लोग मिलके। लेकिन दतिया में तो समीकरण बिगड़ गए, पहले नरोत्तम लड़ रहे थे बीजेपी से, फिर उनको टिकट कट गया। सब पहल हो जाए, पूरी जनता इसकी है दामोदर की, दतिया में। ठीक है, हम उनकी कई सभा में उनकी सभा में आए हो इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? हम उनकी सभा में, किले पे सभा में आए थे, तो इतनी जनता हमने नहीं देखी किसी भी पार्टी की। इतनी जनता भयंकर कि निकल नहीं पाए 2 घंटा तो वहाँ से। लेकिन वे बीजेपी वाले तो दम दे रहे हैं, बोले हम जीतेंगे। अब दम दे रहे हैं तो मैदान में कुश्ती तो हो रही, देख ले।
हम लोगन को भी बहुत वोट है लोधी समाज का, ठीक है। बसई क्षेत्र पूरा लोधियन का है, हम लोग पूरे साथ देखे हैं, संग देखे, पूरे रिश्तेदार हमारे। कुंवर साहब उनको कहा हुआ है? कुंवर साहब बहुत पीछे हैं, आओ बाल जाते हैं कि वो पार्टी तय हो गई, वो पार्टी तय हो गई। वैसे कांग्रेस की पार्टी थी, वो मुख्य पार्टी टूट गई उनकी, और भाजपा के उन्हें टिकट नहीं मिलो, बिना टिकट मिलो बिना कोई चिंता ही नहीं जा, बिना में जनता वाले कौन चीनत नहीं जा, उनको टिकट दो। तो कह रहे हैं कि कमल पे लगेगी मोहर, प्रत्याशी कोई भी बना रहे। उसी डालने सो यहाँ डालने अकेले, वोट तो यहाँ केटरी पे लगे। हाँ, वोट केटरी पे गिरे, वो फिर बेजान है, फिर भाई सब उड़ा दें तो वो अलग बात है। केटली से तो प्रधानमंत्री को रिश्ता है, वे तो चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, वे कह रहे केटली तो हमारी पुराना संबंध तो हमारा है। हाँ, तो पुराना है तो वही बनेगा, उनका बनने पर है। हमारे तो लीडर हुआ पहुँचे थे सांसद पे। हाँ, सांसद ने जो विधायकी को चुनाव है तभी तो हुआ तो पहुँचे, तभी वो तब विधायक बन जाए, पहले विधायक बन जाए फिर सांसद। नेता है, ऐसी बात नहीं। तो ये चुनाव के रंग है, आप भी देखिए, अपनी राय बनाइए। हो सकता है कि पार्टी की विचारधारा विशेष से वो प्रभावित हो, लेकिन ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने का अधिकार है और मत देने का अधिकार है, और हमारा अधिकार उसको आप तक पहुंचाने का है। लिहाजा कोई भी राय एक तरफा ना बनाएं, सबकी सुने, फैसला अपने दिमाग से करें। चुनाव की व्यस्तता के बीच अब वक्त है थोड़े से ब्रेक का, और ब्रेक के दौरान दामोदर यादव जी लंच कर रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि पूरे दिन की उनकी जो कैंपेनिंग थी, सुबह में अपने घर में कार्यकर्ताओं से मिलना, फिर जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको संबोधित करना, फिर जो मार्च है उनने अपना मार्च भी निकाला जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। लेकिन इस वक्त में थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है चुनाव की व्यवस्थाओं के बीच में। दामोदर जी, हम देख रहे हैं कि चुनाव कैंपेनिंग अब लगभग पूरे शबाब पर है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अब तक की जो नब्ज़ है वो आप कितनी पकड़ पाए हैं इन दिनों में, जब से आपका नाम आधिकारिक तौर पर पार्टी से अनाउंस हुआ है? हम लोगों ने नब्ज इसलिए बहुत ज़्यादा पकड़ी है उन दोनों प्रत्याशियों की तुलना में, क्योंकि एक प्रत्याशी तो इस क्षेत्र के लिए पूरे नए हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी 20 साल बाद दतिया में वापस आए हैं। लेकिन 2013 में और 2018 में 2 बार ऐसी स्थिति बनी थी कि मुझे शायद दतिया से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो 13 और 18 में भी हमने दतिया से तैयारी रखी थी। बहुजन समाज पार्टी मुझे 2013 में दतिया से चुनाव लड़ाने में इंटरेस्टेड थी, पर अब फाइनली मेरी कोर कमेटी ने निर्णय किया कि मैं सिवड़ा लड़ूंगा। तो मतलब हमारी तैयारी तो दतिया में पहले से थी, नेटवर्क पहले से। इनफैक्ट जितने भी किसानों के आंदोलन करते हैं वो हम दतिया हेडक्वार्टर पे ही करते हैं, और मेरा निवास आप देख रहे होंगे यहाँ 20 साल से है, यहीं पे दतिया में ही निवास है। मेरा गांव जरूर सिवड़ा में आता है, लेकिन मेरा निवास दतिया में ही रहता है। तो मैं बहुत अच्छे से दतिया को समझता हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, तो आज़ाद समाज पार्टी ने सबसे पहले, मतलब आज से लगभग 110-15 दिन पहले ही मुझे कैंडिडेट घोषित कर दिया था। तो हम गांव-गांव भी जा पाए, घर-घर जा पाए, लोगों से मिल पाए। तो हमने नब्ज को पकड़ लिया है और लोगों ने हमको पकड़ लिया है। अब रिजल्ट 3 को देखिएगा। ठीक बात है। आप खाना खा रहे हैं, और खाने से ही एक महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा जुड़ता है। एक विषय जो महंगाई का है वो ख़ास तौर से गाँव में, देहात में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, वहाँ पर भी अगर पेट्रोल महंगा मिले, डीजल महंगा मिले, गैस महंगी मिले, और बाकी जो खाद्य महंगाई है वो हो, तो क्या आपको लगता है कि ये जो खाना इस वक्त आप खा रहे हैं, तो आम गरीब की थाली भी इस चुनाव में एक मुद्दा है? निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई से बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई और भ्रष्टाचार और भय का माहौल। भय, भ्रष्टाचार और महंगाई, इनसे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। और इन मुद्दों को लेके, और साथ में आप देख ही रहे हो, युवा जो एजुकेशन के लिए परेशान है, एग्ज़ाम में पेपर लीक हो रहे हैं वगैरह वगैरह, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी भी धरने पे बैठे हैं सदन के बाहर। तो ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन महंगाई की जहाँ तक हम बात करें, गरीब का जीना दूभर हो रहा है भाई, बहुत मुश्किल हो रहा है। हम जैसे लोग जो ठीक ठाक किसान हैं, या वो व्यापारी भी जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी रोटी खाते वक्त एहसास हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो गया। तो जो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मुश्किल से रोज़ कमा पाते हैं, उनके लिए रोटी खाना, उनकी थाली सजाना, बच्चों की फीस भरना,
और जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। ये रोटी जब मैं खाता हूँ, क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, यही रोटी है, यही अन्न है जो पूरे देश का पेट भरता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है। मैं देखता हूँ कि इस समय देश में अन्नदाता से बुरी हालत किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अगर सबसे ज़्यादा शोषित कोई वर्ग है तो वो है किसान, और जाति वर्ग के हिसाब से देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा है ही, तीनों वर्ग ही शोषित हैं। तो किसान के साथ जो शोषण होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 1 बीघा में लागत कितनी आ रही। एक धान लगा रहा था एक खेत में जाके, तो मैं वहाँ पूछ रहा था कि कितनी लागत आ रही है, तो 10,000 से 12,000 लागत उनकी 1 बीघा में आ रही है। कितनी कमाई हो रही है? अगर फसल बहुत अच्छी हो गई तो 10 की जगह 12, 12 की जगह 15। अब आप सोचिए, अक्सर फसलें खराब हो जाती हैं, अक्सर ओलावृष्टि हो जाती है, और किसान क्रेडिट कार्ड मैंने हाथ उठवा के देखा सर जी, मेरी सभा में अगर 500 लोग किसी गांव में हैं, मैं कहता हूं वो किसान हाथ उठा दे जो कर्जे में ना हो, क्रेडिट कार्ड के कर्जे में, सोसाइटी के कर्जे में, नॉट ए सिंगल पर्सन। 200-500 बीघा का किसान भी हाथ नहीं उठा पा रहा क्योंकि वो भी कर्जे में है। तो निश्चित रूप से हालत बहुत ख़राब है देश के। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे मैं समझता हूँ कि भाजपा कांग्रेस को छोड़ के कोई ऐसा दल आए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से एक बात और शेयर आपसे करूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए पिछले 3 दिन में मेरे मन में जो सम्मान है वो बिल्कुल हायर लेवल पे पहुँच चुका है। एक सांसद भरी बरसात में और अगले दिन चिलचिलाती धूप में एक छाता लेके जब बैठता है सदन के बाहर, 2 चीज़ें उससे सिद्ध होती हैं कि राजनीति में लोग अच्छे अभी भी हैं, लड़ना भी चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं। दूसरी बात सिद्ध क्या होती है, सरकार कितनी बेशरम है, कितनी निकम्मी है। एक सांसद के को भी वहाँ पे टॉयलेट में ताला लगवा दिया सदन के अंदर, वो भी इस्तेमाल करने में दिक्कत आई उनको। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? और जो युवाओं को मारा पीटा, बच्चों के कपड़े फाड़ दिए, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, पराकाष्ठा हो गई है। ऐसे में अगर मैं मतलब इतना पीड़ा में हूँ उस समय में, अगर चुनाव नहीं लड़ रहा होता और अगर मेरे आदरणीय प्रभारी जी तोमर साहब या चंद्रशेखर भाई कह देते इन लोगों ने मुझे बांध रखा है, इन तो मैं दौड़ के दिल्ली पहुँच जाता सब छोड़ के, और खुद गिरफ्तारी देता या खुद जेल चला जाता तो सुकून मिलता। इस समय बहुत देश की हालत ख़राब है शरद जी। आप तो 4th पिलर हो इस देश के, हम सबको इस देश को के बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे बचाया जाए। ठीक है दामोदर जी, आप अपना लंच ले सकते हैं, और ये जो कैंपेनिंग है आपके साथ हमारी जारी रहेगी। मैं लंच ले रहा हूँ, मैं भावुक हो गया देश की हालात देख के, चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देख के, और जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको देख के मुझे कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मतलब मेरा गला भर आया। लेकिन हम सुधारेंगे, सुधरेगा, देश हमारा है, अच्छे लोगों का राज आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये जो सफ़र है दामोदर यादव जी के साथ में कैंपेनिंग का, वो लगातार जारी रहेगा। हम अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार उनकी कैंपेनिंग दतिया उपचुनाव में कैसी चल रही है। अब बने रहिए द प्रेस हिंदी के साथ। दामोदर अपना जो चुनाव प्रचार है वो दतिया में कर रहे हैं, और हम भी लगातार प्रचार में शामिल हैं। दामोदर के लिए बात करेंगे उनसे कि आखिरकार किस तरीके का प्रचार चल रहा है। दामोदर जी, क्या माहौल देख रहे हैं पब्लिक का? माहौल आप देख के खुद समझ सकते हैं, एक तरफा माहौल है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आप कौन से विषय उनके बीच में रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हर मुद्दे पे बोल रहा हूँ और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये दामोदर का जो कैंपेनिंग है वो इस वक्त में चल रही है। बहुत सारे लोगों का जो हजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक जो प्रचार का आखिरी दौर है, ये अब हम कह सकते हैं कि चुनाव अब लगभग आखिरी दौर में चल रहा है, 5 दिन और बचे हैं केवल। तो क्या लगता है कि पूरी दम आपको लगा देनी है सड़क पे अब? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। अभी हमारे गांव में बहुत मजबूत स्थिति थी, शहर थोड़ा छूटा हुआ था, स्थिति तो यहाँ भी मजबूत है, तो इसलिए शहर में जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ये है दामोदर यादव जो इस वक्त में अपना जो प्रचार है वो कर रहे हैं जनता के बीच में। और हमारी जो कोशिश है वो कोशिश ये थी कि हम आपको दिखाएं कि आखिरकार उनकी जो कैंपेनिंग है वो कैसी चल रही है, लोगों के बीच में वो कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो तो जनता का रहता है, और जनता ही
इस लोकतंत्र में सर्वे सर्वा है। तो अब देखना होगा कि दतिया का जो चुनाव है उसमें जनता दामोदर को कितना अपना समर्थन दे पाती है। अगर हमारी इस स्टोरी के बारे में आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।